हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडेलिनो। तो आज हम सेंटर ऑफ मास डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर है क्लास 11th में फिज़िक्स का जो चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स, उसका आज हम पार्ट 1 लेक्चर देखेंगे और इसमें हम सेंटर ऑफ मास डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर एक ही लेक्चर में मैं पूरा रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ाता तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता, क्योंकि इसके काफ़ी फार्मूलाज हैं। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं तो उसके काफ़ी फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। इसलिए मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक में मैं सेंटर ऑफ मास पढ़ूंगा और दूसरे में जो बाकी का रोटेशनल डायनामिक्स है वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के इस वन शॉट लेक्चर में हम पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास डिस्कस करने वाले हैं। नीट वालों के लिए और जेडब्ल्यू वालों के लिए भी ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम सारे के सारे फार्मूले कवर करेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे और आपको हम माइंड मैप्स भी देंगे जिनको आप क्विक रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वन शॉट लेक्चर में हम आपका सेंटर ऑफ मास डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 1 लेक्चर, दैट इज सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास y वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पे, ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पे m1 मास है, ओरिजिन से r2 डिस्टेंस पे m2 मास है, ओरिजिन से r3 डिस्टेंस पे m3 मास है। ठीक है, जो मास m1 है ये कोऑर्डिनेट x1 y1 पे है, मास m2 जो है ये x2 y2 कोऑर्डिनेट पे है, और जो मास m3 है ये कोऑर्डिनेट x3 y3 पे लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, ये फार्मूले जो है ये आपको ऐसे भी याद रखने पड़ेंगे, लेकिन ये फार्मूले याद रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। जब तक ना आपको ये कॉन्सेप्ट आएगा तब तक इन फार्मूलों से कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, तो y वर्सेस x ग्राफ में ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पे m1 है, r2 डिस्टेंस पे m2 है, r3 डिस्टेंस पे m3 है, और x1 y1 m1 का कोऑर्डिनेट है, x2 y2 m2 का कोऑर्डिनेट है, x3 y3 m3 का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अगर अब हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, जिसको हम RCM से डिनोट करेंगे। यहाँ पे r सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बराबर होगा m1 r1 m2 r2 m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर हो गया r सेंटर ऑफ मास के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको इन टर्म ऑफ x या इन टर्म ऑफ y क्वेश्चन में दिया होगा तो आप इस फार्मूले से भी जो है वो निकाल सकते हो। बस फार्मूला सेम है, बस यहाँ पे r की जगह हमने x लगाना है और r की जगह y लगाना है। तो अगर आपके पास जो x और y यहाँ पे है ये कोऑर्डिनेट्स है, जैसे m1 का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है, ये x और y यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। तो x सेंटर ऑफ मास जो बराबर होगा m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, और y सेंटर ऑफ मास बराबर होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखो, यहाँ पे सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स की बात करते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। जब हमारे पास दो पार्टिकल्स दिए होंगे तो उन दो पार्टिकल्स, जैसे हमारे पास m1 मास है m2 मास है। देखो, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये मैं अगली स्लाइड पे आपको समझाता हूँ, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे m1 मास है, अगर हमारे पास यहाँ पे m1 मास है और यहाँ पे हमारे पास m2 मास है, इन दोनों मासेस के बीच में अगर हमारे पास r डिस्टेंस है तो सेंटर ऑफ मास मान लो कहीं यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस होगा m1 का वो बराबर होगा m2r अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास से जो m2 का डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा m1r अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने सिर्फ ये बात समझनी है कि सेंटर ऑफ मास से जो है m1 का कितना डिस्टेंस है और सेंटर ऑफ मास से m2 का कितना डिस्टेंस है। जो सेंटर ऑफ मास से m1 का डिस्टेंस है वो r1 है, उसको हम r1 कहते हैं। ठीक है, और m2 से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है वो उसको हम r2 से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो r1 हमारे पास m2r अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, और r2 हमारे पास m1r अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, और जो r यहाँ पे ये है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस m1 एंड m2। आपको समझ आ गया होगा कि जो m1 से डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास तक वो m2r अपॉन m1 प्लस m2 है, और जो m2 का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से वो है m1r अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यही मैंने पीछे भी लिखा हुआ है कि m1 से जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास तक वो है m2r अपॉन m1 प्लस m2, और m2 से सेंटर ऑफ मास तक जो डिस्टेंस है वो m1r अपॉन m1 प्लस m2, और r इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस। और जो m2r अपॉन m1 प्लस m2 है इसको हम r1 से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, और m1r अपॉन m1 प्लस m2 को हम यहाँ पे r2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना
यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जो M1R1 होगा वो हमेशा M2R2 के बराबर होगा। M1R1 हमेशा M2R2 के बराबर होगा। यही बात मैंने यहाँ पे भी लिखी है कि सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1 से सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस दूर होगा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास M2R अपॉन M1 प्लस M2। अब सेंटर ऑफ मास M2 से कितना दूर होगा, M1R अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो यही बातें मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब अगर हमारे पास यहाँ पे लेमिना की बात की जाए, किसकी, लेमिना की बात की जाए, लेमिना टाइप बॉडी की बात की जाए, यानी 2 डायमेंशनल बॉडी की अगर हम बात करते हैं जिसकी नेग्लिजिबल थिकनेस है, ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है, एक तो यूनिफॉर्म है और बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल, ठीक है। और हमेशा याद रखना ये फार्मूला जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है हम तभी अप्लाई करेंगे, ये मेथड हम तभी अप्लाई करेंगे जब डेंसिटी जो है वो सेम होगी। जब डेंसिटी जो है वो सेम होगी तभी ये वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे जहाँ पे मास था वहाँ पे हमने एरिया लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे M1 था, यहाँ पे हमने A1 लगाया, ठीक है। तो बस मास को एरिया से हमने यहाँ पे रिप्लेस करना है, बाकी सारा का सारा फार्मूला सेम है। तो R सेंटर ऑफ मास यहाँ पे A1R1 होता है, A2R2 होता है, A3 R3 होता है, ठीक है, अपन A1 प्लस A2 प्लस A3। R सेंटर ऑफ X सेंटर ऑफ मास सिमिलरली A1 X1 A2 X2 A3 X3 अपन A1 प्लस A2 प्लस A3 होता है, यानी सेम है। और Y सेंटर ऑफ मास बराबर होता है A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 अपन A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सेंटर ऑफ मास हमने निकालना है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका सेंटर ऑफ मास हमने निकालना है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखो ये टॉपिक आपको डायरेक्ट अगर मैं फार्मूले बता दूं तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं अगली स्लाइड पे थोड़ा सा समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई डीएम मास है और यहाँ पे कोई दूसरा डीएम मास है, यहाँ पे दूसरा डीएम मास है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे एक्सिस दी है एक्स वाई और इस तरफ जेड एक्सिस है, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है और ये जो डीएम है ये R1 डिस्टेंस पे है, ये वाला डीएम जो है ये R2 डिस्टेंस पे है, ये वाला डीएम जो है ये R3 डिस्टेंस पे है। आपको समझ आ गया यहाँ तक। तो हमारे पास जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला होगा इस केस में, जो RCM इसमें होगा, RCM R सेंटर ऑफ मास होगा, वो बराबर होगा DM R1 प्लस DM R2 प्लस DM R3 प्लस डैश 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 एंड सो ऑन, ठीक है, अपॉन DM प्लस DM प्लस DM प्लस डैश डैश डैश, यानी आगे तक इसको ले जा सकते हो आप, ठीक है। तो डीएम मास जो यहाँ पे है ये कोई छोटा मास है, स्मॉल मास है, ठीक है, स्मॉल मास है। जो डीएम मास है ये बहुत ही छोटा मास है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला होता है DM R1 प्लस DM R2 प्लस DM R3 अपॉन DM प्लस DM प्लस DM प्लस डैश डैश डैश। तो हमारे पास यहाँ पे अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो R का फार्मूला निकल के आता है वो इंटीग्रेशन ऑफ RDM होता है, इंटीग्रेशन ऑफ RDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM निकल के आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला निकल के आता है, इंटीग्रेशन ऑफ RDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। इसी तरीके से अगर आपके पास Y एक्सिस में यानी Y सेंटर ऑफ मास पूछा होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ YDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम होगा, ठीक है। तो इसी तरीके जिस तरीके से हमने ये वाला निकाला, सिमिलरली वाई सेंटर ऑफ मास का भी होगा, सिमिलरली एक्स सेंटर ऑफ मास का भी होगा, और ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। सिमिलरली वाई का ये हो गया, और जेड का जो जेड सेंटर ऑफ मास हो गया वो होता है इंटीग्रेशन जेड डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ सम स्टैंडर्ड बॉडीज। अब कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज होती हैं, जैसे रॉड हो गई, ठीक है, जैसे स्फीयर हो गया, जैसे हमारे पास स्फीयर हो गया, रॉड हो गया। तो इन सब चीज़ों का जो सेंटर ऑफ मास है अगर हम वो डिराइव करने बैठे तो 5 से 6 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो इन सब स्टैंडर्ड बॉडीज़ का सिमेट्रिकल स्टैंडर्ड बॉडीज़ का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई करता है वो हमें ज़बानी याद रखना होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर हमें ज़बानी याद होगा तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम सेंटर ऑफ मास पढ़ने जा रहे हैं कुछ स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल बॉडीज़ का। सबसे पहले यूनिफॉर्म रॉड। अगर हम यूनिफॉर्म रॉड की बात करें जिसकी लेंथ L है तो उसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा, ठीक है। ये आपके पास रॉड है और इसकी लेंथ L है, तो L/2 जहाँ पे होगा, फॉर एग्जाम्पल ये आपका L/2 है यहाँ पे, तो L/2 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अगर आपके पास रॉड है जिसके पास यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी है, जिसके पास क्या है, लीनियर मास डेंसिटी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई रॉड है जिसके पास लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा एक्स, फॉर एग्जांपल लैम्डा इज इक्वल टू 2x, लैम्डा इज इक्वल टू 3x एंड सो ऑन, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 2/3 L पे होगा। कहाँ पे होगा, 2/3 L पे होगा, और L क्या है, रॉड की लेंथ है।
अगर आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग दिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग दिया है, तो उसका सेंटर ऑफ मास 2r अपन पाई के बराबर होगा। अगर आपके पास क्वाड्रेंट ऑफ यूनिफॉर्म रिंग दिया है, तो उसके पास उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, उसका सेंटर ऑफ मास 2r अपन पाई कामा 2r अपन पाई पे होगा। ठीक है, तो इसकी डायग्राम यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप याद रख लेना। इसकी डायग्राम अगर आपने देखनी होगी एनसीईआरटी या किसी और बुक से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क की अगर हम बात करें तो उसका सेंटर ऑफ मास 4r अपॉन 3 पाई के बराबर होता है। यूनिफॉर्म हेमिस्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्म हेमिस्फेरिकल शेल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना कि जो हेमिस्फेरिकल शेल होता है उसी को हम हॉलोस्फीयर कहते हैं। अगर आपके पास यूनिफॉर्म हेमिस्फेरिकल शेल दिया हुआ है या यूनिफॉर्म हॉलोस्फीयर दिया हुआ है तो एक ही बात है, और उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो r/2 पे लाई करता है, वो r/2 पे लाई करता है। उसके बाद जो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर होगा, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा 3r/8 पे, 3r/8 पे होगा। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म राइट ट्राइंगल शीट की अगर हम बात करेंगे, यूनिफॉर्म राइट ट्राइंगल शीट की अगर हम बात करेंगे जिसको हम लैमिना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो 2a/3 कामा 2b/3 पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेंट हो गया यूनिफॉर्म रिंग का, तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लिखा है, और ये भी क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म राइट ट्राइंगल शीट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, 2a/3 कामा 2b/3 पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज नाइन्थ, दैट इज यूनिफॉर्म हॉलो कोन। जैसे हमारे पास ये कोन है, ठीक है, ये हमारे पास कोन है, एक सेकंड, इसकी हाइट अगर मैं h मान लेता हूँ, h, और ये हॉलो कोन है, क्या है, यूनिफॉर्म हॉलो कोन है। तो अगर ये हॉलो कोन है तो बेस से, ये इसकी बेस हो गई, बेस से इसका सेंटर ऑफ मास h/3 हाइट पे लाई करेगा। और अगर ये सॉलिड कोन है, यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है, तो बेस से, ये जो बेस है इसकी, इस बेस से h/4 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो भैया अगर हॉलो कोन है, यूनिफॉर्म हॉलो कोन है, तो h/3 फ्रॉम बेस इसका सेंटर ऑफ मास होगा, और अगर यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है तो h/4 फ्रॉम बेस जो है वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में पूछा गया है, नीट 2019 में पूछा गया है, 2020 में, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेंटर ऑफ मास निकालो जी रिमेनिंग पार्ट का। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है लेकिन उतना डिफिकल्ट है नहीं। तो ये जो टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, इसमें क्या करना है, जैसे आपके पास ये पूरी की पूरी बॉडी है, ठीक है, अगर यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल इस पूरी की पूरी बॉडी का एरिया A1 है, ठीक है, और इससे मैं इतना पार्ट जो है, इतना एरिया रिमूव कर रहा हूँ, इतना एरिया क्या मैंने किया, रिमूव किया, और इस जितना एरिया मैंने रिमूव किया, मान लो वो एरिया A2 के बराबर है, वो एरिया A2 के बराबर है, तो जब हमने इससे ये एरिया रिमूव किया, जो बाकी का पोर्शन बच गया इस बॉडी का, उसका सेंटर ऑफ मास, उस जो बाकी पोर्शन बॉडी का बच गया उसी को हम रिमेनिंग पार्ट कहेंगे। ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला होगा वो बराबर होगा A1x1 माइनस A2x2 अपन A1 माइनस A2। ठीक है, तो x सेंटर ऑफ मास जो होगा वो A1x1 माइनस A2x2 अपन A1 माइनस A2 के बराबर होगा। अगर ये y के टर्म में दिया होगा, ठीक है, x हो y हो एक ही बात है। अब क्वेश्चन में जिस अकॉर्डिंग दिया होगा आपने उसी का अकॉर्डिंग निकालना है। तो पूरी बॉडी का एरिया A1 है, जो आपने रिमूव किया उसका एरिया A2 है, तो जो बाकी की रिमेनिंग बॉडी है, रिमेनिंग पार्ट जो है बॉडी का, उसका सेंटर ऑफ मास अगर y के टर्म में होगा तो y सेंटर ऑफ मास बराबर होगा A1 y1 माइनस A2 y2 अपन A1 माइनस A2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि A1 जो है वो होल बॉडी का एरिया है इस फार्मूले में, और A2 जो है वो रिमूव्ड एरिया है जो हमने रिमूव किया। अब एक बात यहाँ पे जो है वो ध्यान से देखना कि जो x1 है, जो x2 है, वो जो y1 है, वो y2, वो हमने कहाँ से मेजर करना है। तो देखो, चाहे हम x1 की बात करें, x2 की बात करें, y1 की बात करें, y2 की बात करें, इनको आप किसी भी ओरिजिन से मेजर कर सकते हो, लेकिन जिस ओरिजिन से मेजर करोगे वो दोनों x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास दोनों के लिए होगा, वो ओरिजिन दोनों के लिए होगा, x सेंटर ऑफ मास के लिए भी होगा और y सेंटर ऑफ मास के लिए भी होगा। ठीक है, तो जिस ओरिजिन से आप मेजर करोगे, ठीक है, जिस ओरिजिन को आप सिलेक्ट करोगे वो ओरिजिन x सेंटर ऑफ मास के लिए भी होगा और y सेंटर ऑफ मास के लिए भी होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो ये जब स्टेशनरी होता है उस केस में हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब देखो, जब भी आप किसी टीचर से पढ़ोगे ना, वो डायरेक्टली दिखाता है कि इसको न्यूमेरिकल में कैसे यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये हर एक टॉपिक यहाँ पे लिख के लाया हूँ, यानी जो जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बन सकता है वो सारे के सारे टॉपिक्स, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। जैसे ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई यानी ऐसा नहीं है जो जिसको पढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इसका इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है वो पिछला कॉन्सेप्ट ही लगता है जो हमने पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन अब ये मैंने अलग से इसलिए पढ़ाया क्योंकि नीट एग्जाम जो होता है उसमें टाइम बचाना होता है, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार ये क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो जब सेंटर ऑफ मास जो है
वो स्टेशनरी होता है। उस केस में अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली समझाऊं तो मुझे नहीं लगता आपको समझ आएगा, तो इसलिए मैं आपको अगली स्लाइड पे इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझाता हूँ, ताकि न्यूमेरिकल जब भी इस टाइप का आए तो आप इजिली उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। देखो, अगर हमारे पास दो मासेस हैं, एक है m1 और दूसरा मास हमारे पास m2 है, और इनके बीच में डिस्टेंस r है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास मान लो कहीं यहाँ पे है, और m1 से r1 डिस्टेंस पे है और m2 से r2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो r सेंटर ऑफ मास होता है, जो r सेंटर ऑफ मास होता है, यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, वो बराबर होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जब हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो हमारे पास रिजल्ट आता है आर सी एम, डी आर सेंटर ऑफ मास, डी आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 dr1 प्लस m2 dr2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो हमारे पास जो डी आर सी एम है, इसका मतलब होता है चेंज इन पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये जो है ना, यह है चेंज इन पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जो डी आर सी एम है ना, हमने यहाँ पे क्या की, डिफरेंशिएशन नहीं की, पार्शियल डिफरेंशिएशन की, ये बात याद रखना। तो जो डी आर सी एम है, डी आर सेंटर ऑफ मास है, वो हमारे पास क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो जब हम इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती की है, ये जो ऊपर है, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी, अगर कहीं r लिखोगे कहीं x लिखोगे तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे m1 r1 है। ठीक है, और यहाँ पे भी m2 r2 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हमारे पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात की जाए तो m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। जब यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो dr सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकल के आती है m1 dr1 प्लस m2 dr2 अपॉन m1 प्लस m2। जो dr सेंटर ऑफ मास है, ये चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। और हमेशा याद रखना, व्हेन सेंटर ऑफ मास इज स्टेशनरी, जब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, स्टेशनरी होगा। याद रखना कि जो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, ये जीरो के बराबर होता है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपने पूरा का पूरा टॉपिक समझ लिया। ठीक है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपने पूरा का पूरा टॉपिक समझ लिया। तो देखो, अगर हमारे पास इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, मैं अगली स्लाइड पे लिखता हूं, अगर हमारे पास यहाँ पे डी आर सी एम जो है वो m1 dr1 के बराबर है प्लस m2 dr2 के बराबर है अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर है। जब सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी होगा, जब सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी होगा, तो जो DRCM है, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, वो जीरो के बराबर होगा। तो ये जब यहाँ पे हम जीरो रखते हैं तो m1 dr1 प्लस m2 dr2, और ये टर्म हम यहाँ लेते हैं। ठीक है, ये टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो ये m1 प्लस m2 होता है। एक सेकंड, यहाँ पे जगह नहीं है, m1 प्लस m2 इंटू जीरो। ये जीरो कौन सा जीरो है, ये चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली जीरो के बराबर होता है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू m1 dr1 प्लस m2 dr2। अब देखो, हमने यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन की थी ना, तो याद रखना कि जो dr1 है वो r1 के बराबर ही है अप्रॉक्स। ठीक है, और dr2 जो है वो r2 के बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली r2 के बराबर है। और याद रखना कि जब भी सेंटर ऑफ मास जो है स्टेशनरी होता है तो m1 dr1 m2 dr2 के बराबर होता है, जिसको हम लिख सकते हैं m1 r1 प्लस m2 R2 बराबर है जीरो के। अब ये लिखो, ये लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए मैंने आपको इतना पढ़ाया। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करने के लिए मैंने आपको इतना सारा जो है वो कंसेप्ट क्लियर कराया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अल्टीमेटली हमने याद क्या रखना है इसमें, कि जब भी सेंटर ऑफ मास जो है वो स्टेशनरी होगा तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो dr सेंटर ऑफ मास होगा वो जीरो के बराबर होगा, और m1 r1 प्लस m2 r2 जीरो के बराबर होगा। तो यही चीज़ें मैंने पीछे भी लिखी हैं। अगर मैं डायरेक्टली समझा तो शायद आपको समझ नहीं आती, इसलिए मैंने ये अलग से समझाया आपको। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है, आप इसको एक बार देख लेना। r सेंटर ऑफ मास m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, सेम चीज़ें मैंने लिखी हैं। और इस केस में चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जीरो होता है। तो m1 dr1 प्लस m2 dr2 किसके बराबर होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे dr1 जो होता है वो x1 के बराबर होता है, x1 या r1 एक ही बात है, और dr2 जो होता है वो x2 के बराबर होता है। अब यहाँ पे मैंने x1 से रिप्रेजेंट किया है, जरूरी नहीं है ये x1 हो गया, r1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने x1 से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इसलिए यहाँ पे मैंने x1 लिखा है। ठीक है, उसके बाद ये वाला फार्मूला जो है ना, जो हमारे पास ये वाला फार्मूला है, ये हमने पीछे पढ़ लिया। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपन m1 प्लस m2 प्लस m3। इसमें अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये मैंने पिछले स्लाइड्स में पीछे जो है वो बड़े शानदार तरीके से समझाया। अब हमने ये देखना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी। देखो, जहाँ पे
R1 था वहाँ पे हमने V1 डालना है, जहाँ पे R2 था वहाँ पे हमने V2 डालना है, जहाँ पे R सेंटर ऑफ मास था वहाँ पे हमने V सेंटर ऑफ मास डालना है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट, सारा फार्मूला सेम है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। जैसे हमारे पास मास m1 था, ठीक है, वो मास m1 v1 से अगर चल रहा है, मास m2 v2 से चल रहा है, मास m3 v3 से चल रहा है, ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करेंगे तो देखो, अगर मास m1 a1 एक्सेलरेशन से चल रहा है, यानी मास m1 के पास a1 एक्सेलरेशन है, मास m2 के पास a2 एक्सेलरेशन है, मास m3 के पास a3 एक्सेलरेशन है, तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वो बराबर होगा m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 अपन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेम है, बस r1 की जगह यहाँ पे a1 लगाना है, r2 की जगह a2 लगाना है और r सेंटर ऑफ मास की जगह a सेंटर ऑफ मास लगाना है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब है फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। तो फोर्स का फार्मूला हम जानते हैं F इज इक्वल टू ma होता है। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है, सबसे पहले अगर हमारे पास ये होल बॉडी है, पूरी की पूरी बॉडी जो है वो ये है, तो इस होल बॉडी की अगर हम बात करें तो m1 के पास अगर a1 एक्सेलरेशन है, ठीक है, m1 के पास अगर a1 एक्सेलरेशन है, m2 के पास अगर a2 एक्सेलरेशन है, m3 के पास a3 एक्सेलरेशन है, तो जो होल बॉडी होगी, जो पूरी की पूरी बॉडी होगी ना, उसके पास एक्सेलरेशन जो होगा उसको हमने डिनोट किया a सेंटर ऑफ मास से, a cm से उसको हमने डिनोट किया, ठीक है। तो जो नेट फोर्स होगी पूरी बॉडी पे वो बराबर होगी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn, ठीक है। जो F1 है ये फोर्स ऑन मास m1 है, F2 फोर्स ऑन मास F2 m2 है, और जो Fn है ये हमारे पास फोर्स ऑन मास जो mn मास होगा उस पर जो फोर्स होगी वो Fn के बराबर होगी, ठीक है। और F3 फोर्स जो है ये मास ऑन फोर्स ऑन मास m3 होगी, ठीक है। और जो नेट फोर्स होगी पूरी बॉडी पे उसको हम डिनोट करेंगे F नेट से, ठीक है, नेट फोर्स से उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है। उसके बाद नेट फोर्स बराबर होगा m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, ठीक है, m a के बराबर होगा। अब यहाँ पे जो m है ये पूरी बॉडी का मास है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है मास ऑफ होल बॉडी, ठीक है। और जो a सेंटर ऑफ मास है ये एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, यहाँ पे जो a सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। उसके बाद F1 बराबर है m1 a1 के, m1 यहाँ पे आपको पता है a1 यहाँ पे m1 का एक्सेलरेशन है, F2 बराबर है m2 a2 के, F3 बराबर है m3 a3 के, और Fn बराबर है mn an के। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो फार्मूले यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो एफ नेट का फार्मूला है F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। और एफ नेट को हम एम ए लिखते हैं, यहाँ पे m जो है याद रखना है वो पूरी बॉडी का मास है, a जो है वो एक्सेलरेशन है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का, और उसके बाद F1 की जगह यहाँ पे m1 a1 m2 a2 m3 a3 एंड सो ऑन, ठीक है। m यहाँ पे याद रखना पूरी बॉडी का मास है, और एफ नेट जो है वो नेट फोर्स है, किस पे, सिस्टम पे नेट फोर्स है, ठीक है। उसके बाद इफ इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है एंड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम। देखो ये ना कोई टॉपिक है, ना किसी बुक में आपको कोई टॉपिक दिखेगा, ना ही आपको ये कहीं कोई पढ़ाएगा। हाँ, जब कोई टीचर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएगा तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे ज़रूर यूज़ होगा, लेकिन ये कोई पढ़ाता नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ाना था, लेकिन मैंने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर छूट जाएंगे तो ये न्यूमेरिकल्स में बहुत बार यूज़ होते हैं, क्योंकि नीट में ऐसी लैंग्वेज यूज़ होती है तो हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट लिख के लाए हैं, ठीक है, बड़ी मेहनत से लिख के लाए हैं, ठीक है। तो अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, ठीक है, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे एक्ट नहीं करे, जब एक्सटर्नल फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फोर्स का फार्मूला ma होता है, जब फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। तो आप जानते हो जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उस टाइम एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है। तो अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेंटर ऑफ मास के लिए अगर सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है तो m1 x1 प्लस m2 x2 0 के बराबर है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आगे ये कॉन्सेप्ट जो है ये आगे यूज होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, आगे हम एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब पढ़ेंगे वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब देखो जब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो जो नेट मोमेंटम होता है वो बराबर होता है p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डैश डैश pn, ठीक है। p1 यहाँ पे m1 मास m1 का मोमेंटम है, p2 m2 का मोमेंटम है, ठीक है, और p नेट जो है ये मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम है उसका नेट मोमेंटम p नेट के बराबर होता है, ठीक है। तो जो नेट मोमेंटम होता है बराबर होता है p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन, ठीक है। जो p नेट होता है उसकी वैल्यू होती है m इंटू वी सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे जो m है ना वो मास है पूरी बॉडी का, और जो v सेंटर ऑफ मास है वो बराबर है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना,
कि जो पी नेट है वो एम वी के बराबर है, और ये एम जो है ये पूरी बॉडी का मास है, पूरे सिस्टम का मास है, और वी सेंटर ऑफ मास जो है ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। और बाकी P1 बराबर है M1 V1 के, P2 बराबर है M2 V2 के, P3 बराबर है M3 V3 के, और Pn बराबर है Mn और Vn के। ठीक है, तो इस तरीके से ये मोमेंटम का फार्मूला हो जाता है, बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मोमेंटम जो मोमेंटम P है ये MV के बराबर होता है, और वही वैल्यूज हमने यहाँ पे रखी। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा, न्यूमेरिकल में दिया, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ना ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये बस न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। दीज आर यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा कि नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स 0 है, तो हम जानते हैं कि जब नेट फोर्स 0 होता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। जब एक्सेलरेशन भाई 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जब नेट फोर्स 0 होगा ना उस वक्त मोमेंटम जो होता है पी नेट जो होता है वो एम वी के बराबर होता है, ये तो आप जानते हो। लेकिन इसमें याद रखना कि जो नेट मोमेंटम होता है सिस्टम पे, जब भी नेट फोर्स सिस्टम पे 0 होती है उस केस में नेट मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, यानी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। तब भी होता है जब नेट फोर्स 0 होती है, और ये ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू होता है जब भी, जिस केस में भी नेट फोर्स 0 होगी। ठीक है, तो पी नेट का फार्मूला आपको पता है एम वी होता है, और जब भी इनिशियल मोमेंटम 0 होगा तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये फार्मूला हर कंडीशन में एप्लीकेबल है, लेकिन M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 तभी एप्लीकेबल होगा जब इनिशियल मोमेंटम 0 होगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास का, वो है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। ठीक है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। देखो इसमें वैसे कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं आपको पहले ही एक बात क्लियर करता हूँ, ये वाला टॉपिक जो है ये आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक ना आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जब तक ना आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे। ये एक ओपन क्लियर बात है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो हर टाइप से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल तैयार करने की कोशिश करता है। तो अगर आप ये खाली फार्मूले रट के बैठोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला नहीं है। इसलिए जितना कोशिश करोगे इस टॉपिक में न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट उस न्यूमेरिकल में यूज होगा वो मैं इस लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस स्लाइड पे जितनी बातें लिख के लाया हूँ वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट जो इसके न्यूमेरिकल में यूज होगा। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व किए बगैर आप क्वेश्चन को जो है वो यानी अप्रोच नहीं लगा सकते हो। ठीक है, जब तक ना आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। ठीक है, तो जब अगर आपके पास मास m है, ठीक है, आपके पास मास m है, कोई बॉडी है जिसका मास m है, अगर वो एक्सप्लोड हो जाता है, टूट जाता है M1 में, M2 में, M3 में, ठीक है, आपके पास मास m है, वो एक्सप्लोड हो जाता है M1 में, M2 में, M3 में। ठीक है, और जो नेट फोर्स है इस बॉडी पे वो 0 के बराबर है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब नेट फोर्स 0 होती है उस टाइम पे इनिशियल फाइनल मोमेंटम कांस्टेंट होता है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम होता है वो सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर बॉडी m है वो M1 M2 M3 में एक्सप्लोड हो रही है और बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सिस्टम का इक्वल होता है। और अगर क्वेश्चन में गिवन है, ऐसी लैंग्वेज यूज की जाती है क्वेश्चन में, अगर इनिशियली सिस्टम जो है वो रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम 0 होगा। तो भाई जब इनिशियल मोमेंटम 0 होगा तो पी आई होता है पी एफ के बराबर, तो जब यही 0 होगा तो पी फाइनल भी 0 के बराबर होता है। ठीक है, पी फाइनल भी उस केस में 0 के बराबर होगा, और वही मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जब इनिशियली रेस्ट पे है या इनिशियल मोमेंटम 0 है। जब इनिशियल मोमेंटम 0 होगा तो पी फाइनल जो है, जो फाइनल मोमेंटम है वो भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो पिछला ही कॉन्सेप्ट इसमें भी हमने यूज किया, कोई नई बात नहीं पढ़ी हमने, यही बात इसमें भी पढ़ी। बस अप्रोच कैसे लगानी है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अप्रोच कैसे लगानी है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे फार्मूलाज जो है वो कंप्लीट कर लिए, कवर कर लिए। आप पिछले 5 साल के पेपर देख लेना। ठीक है, एक सेकेंड, आप पिछले 5 ईयर के PYQs देख लेना। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से जितने भी PYQs आए हैं, और अगर जितने मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाए ना, ये आपको वैसे कोई तो पढ़ाएगा नहीं इतने कंसेप्ट। ठीक है, और ये कंसेप्ट लगा के देखना, और जितने भी मैंने कंसेप्ट लगाए हैं, जितने भी PYQ आज तक आए हैं ना, इन्हीं कंसेप्ट में से कोई ना कोई कंसेप्ट उस क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, और आप ट्राई कर लेना, प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन देख लेना, और देख लेना कि जो मैंने पढ़ाया उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए, अगर आपको फार्मूला शीट्स या जिन्हें आप शॉर्ट नोट्स कहते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करना। ठीक है, और एक बात का खास ख्याल रखना कि सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इन माइंड मैप्स की जो खासियत है वो ये है कि हमने 1 से 2 पेजेस पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंपाइल किया हुआ है, जिससे रिवीजन के दौरान जब नीट को 1 से 2 दिन या 10 दिन रहते हैं तो उस टाइम पे आप जो है पूरे के पूरे सारे के सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स जो है, फार्मूलाज जो है वो रिवाइज कर सकते हो कम से कम टाइम में। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ आया होगा, जितना भी आज मैंने आपको पढ़ाया इस लेक्चर में आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एडिलिनो से पढ़ रहे हैं, आप हमारे लेक्चर से देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।